हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। तो जब हमारे आसपास हमारे पर्यावरण में किसी पदार्थ की मात्रा का उसके सामान्य मात्रा से अधिक हो जाना होता है तो उसकी वजह से पर्यावरण जो है हमारा वो दूषित हो जाता है और इसी को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। नदी का पानी की अगर हम बात करें तो वो प्रदूषित होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, और वो मानव के उपयोग के लिए असुरक्षित हो जाता है। उसी तरह से धुएं और धूल के कारण वायु प्रदूषित होती है। ये सब जो है मनुष्य के लिए सांस लेने में मुश्किल पैदा करने लगता है और बहुत सारे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। हम जानते हैं कि वाहनों, फैक्ट्रियां और चिमनीज जो होती है उससे धुआं निकलता है और ये धुआं वायु को प्रदूषित करता है। औद्योगिक, मानव और पशु अपशिष्टियों की वजह से ध्वनि भी वातावरण को प्रदूषित करती है। वो पदार्थ जिनके कारण प्रदूषण होता है उसे हम प्रदूषक बोलते हैं। तो जिन एलिमेंट्स की वजह से पोल्यूशन होता है उसको हम प्रदूषक बोलते हैं। वायु, जल या वो होता है वायु, जल और जमीन, उसको प्रभावित करते हैं। लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन, ठीक है। इस प्रकार प्रदूषण का वर्गीकरण अगर हम करें तो वो बेसिकली 4 टाइप्स का होता है, जैसे मैंने बोला, एयर, वाटर, लैंड और ध्वनि, जिसको हम साउंड पोल्यूशन कहते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जमीन या लैंड का प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। सबसे पहले बात करते हैं हम एयर पोल्यूशन के बारे में। तो वायुमंडल पृथ्वी का कवच है, आपको पता है। हमारा भूतल समस्त प्राकृतिक और मानवीय घटनाओं का कारण है, जहां पर सब कुछ घटित होता है। हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें एक निश्चित अनुपात में, एक प्रॉपर रेशियो में पाई जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन गैस है वो 78.09% होती है। जो ऑक्सीजन होता है, आपको पता है, वो 20.95% होता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, 0.03% की मात्रा में होता है। इसके अलावा जल का भाप होता है, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, ओजोन होता है, क्रिप्टॉन होता है, नियॉन होता है और जेनॉन आदि। ये सब इनर्ट गैसेस होती हैं जिनको हम निष्क्रिय गैस बोलते हैं। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से जो है ये जो आपके सारी गैसेस हैं उनमें एक निश्चित अनुपात में जो है, उनकी जो निश्चित अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, या वायु में इन गैसों के अतिरिक्त कुछ और विष वाली गैसेस जो है वो डिफ्यूज कर जाती हैं या कणकीय पदार्थ मिल जाते हैं, तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। चलो, वायु प्रदूषण के बेसिकली 2 स्रोत होते हैं। स्रोत कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया आपका प्राकृतिक स्रोत, जिसको हम नेचुरल सोर्स कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक घटनाएं, ज्वालामुखी, डिजास्टर्स, बॉम्ब विस्फोट, जो ज्वालामुखी की वजह से जो विस्फोट होता है, बॉम्ब विस्फोट जो है वो मैन मेड हो जाएगा, तो आपकी क्या क्या हो गई? ज्वालामुखी का विस्फोट, वन में अग्नि लग जाना, जल जाना, वनस्पतियों की दैहिक क्रियाएं फिर इन सब से जो है प्रभावित होती है। और सिर्फ वनस्पतियों की दैहिक क्रियाएं ही नहीं, जो ओशंस में रहने वाले जो जीव होते हैं, जो महासागरीय जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनको भी प्रभावित हो जाते हैं। तो जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, चाहे बाढ़ आना, चाहे किसी भी वजह से प्रदूषण बनाना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। जब वनों में आग लगती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस इमिट होती हैं और राख बनती है। ज्वालामुखी से क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। पेड़ पौधों की दैहिक क्रियाओं से अमोनिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, मतलब कि NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, या फिर मीथेन, ठीक है। ये सब
और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस उत्पन्न होती हैं जो कि पेड़ पौधों की दैहिक क्रियाओं से होती हैं। वायुमंडलीय रासायनिक क्रियाओं द्वारा अम्ल जो एसिड होता है और महासागरीय जीव जंतुओं से मिथाइल क्लोराइड आदि जो है वो निकलकर वातावरण में प्रसारित हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका जो था प्राकृतिक प्रदूषण हो गया। और दूसरा प्रदूषण कौन सा होता है आपका? मानव जनित, जो कि मैन मेड जिसको हम कहते हैं। मैन मेड प्रदूषण मानव जनित स्रोत कैसे होगा? गैस और धुआं, लकड़ी, कोयला, उपलों को हम जलाते हैं और पेट्रोलियम के पदार्थ को जलाने से कई सारी गैसें उत्पन्न होती हैं जिसकी वजह से प्रदूषण हो जाता है। फिर कणकीय पदार्थ, कणकीय पदार्थ जिसको हम इंग्लिश में पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, कणकीय पदार्थ जिसको हम इंग्लिश में पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, वो कणकीय पदार्थों से कैसे होता है? आग लगाने से वो पार्टिकुलेट मैटर निकलता है, वो भी उड़कर वायुमंडल में चले जाते हैं। फिर हीट, ऊष्मा जिसको हम कहते हैं, ऊष्मा जीवधारुओं के श्वास लेने और ईंधन को जलाने से ऊष्मा भी उत्पन्न होकर वायुमंडल में चले जाती है। तो वायुमंडल को उनकी प्रकृति के आधार पर क्या करते हैं हम? उनको दो वर्गों में विभक्त करते हैं। एक हो जाता है गैसीय वायु प्रदूषक जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स, गैसीय वायु प्रदूषक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गैसीय एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, उनको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं जीवाश्म ईंधनों को, यानी कि खनिज तेल और कोयला जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलता है वो हो जाता है आपको, वो एक तरीके का पोल्यूटेंट होता है जो कि जीवाश्म ईंधन यानी कि मिनरल ऑयल्स और कोयला, कोल और मिनरल ऑयल जलाने से जो निकलता है। और दूसरा होता है आपका जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न हाइड्रोकार्बन्स, जब उसको पूरी तरह से नहीं जल पाता है तो उससे हाइड्रोकार्बन्स रिलीज होते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, जब वो पूरी तरह से नहीं जल पाता है। फिर क्या होता है? एक और चीज का नाम आपने सुना होगा जिसको एरोजॉल्स बोलते हैं। एरोजॉल्स जो है वो रेफ्रिजरेशन प्रणाली से निस्तृत फ्लोरोकार्बन से होता है। ये फ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आपने नाम सुना होगा, ये रेफ्रिजरेटर से निकलती है, ये जो उससे गैस निकलती है उससे होता है। फिर गंधक युक्त जीवाश्म ईंधनों के जलाने से निकले हुए सल्फर के यौगिक जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसको कहते हैं, वो सब निकलता है। अब बात करते हैं ऊंचाई पे उड़ने वाले वायुमान ईंधनों के दहन से क्या होता है। उनसे जो है क्या होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के अन्य यौगिक जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड्स निकलते हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है जिसको NO बोलते हैं, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी निकलता है जिसको हम NO3 के नाम से जानते हैं। ये सब हवा में उड़ने वाले, ऊंचाई पे उड़ने वाले वायुमान के ईंधन दहन से होता है। सूती वस्त्रों के ब्लीचिंग, जब आपने टेक्सटाइल्स पढ़ा था उसमें मैंने बताया था विरंजन के बारे में, यानी कि ब्लीच के बारे में। जब सूती वस्त्रों को ब्लीच किया जाता है तो कुछ रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उनको ब्लीच किया जाता है और उसकी वजह से कुछ ऐसी रासायनिक चीजें होती हैं जिनको विसर्जित करना पड़ता है, जिससे क्लोरीन जो है वो पानी में जाके उसको पल्यूट कर देती है। जो हमारी नदियां होती हैं, नाले होते हैं, उसको पल्यूट कर देती है। नालों का पानी भी नदी में ही जाके मिलता है जिसकी वजह से क्लोरीन का पल्यूशन हो जाता है। फिर ग्लिसरॉल या तेल के ताप द्वारा वियोजन से उत्पन्न एल्डिहाइड, ठीक है, ये ग्लिसरॉल या
तेल की वजह से होता है। फिर धान के खेतों में और कई जगह पे जो है कुछ ऐसी चीजों में जो है मीथेन गैस को छोड़ा जाता है। मीथेन गैस CH4 के नाम से जानी जाती है ये मीथेन गैस, और उससे भी पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये जो हमने बात की है, ये हमने गैसीय वायु प्रदूषकों की बात की। और अब हम बात करते हैं कणकीय वायु प्रदूषक जो कि पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। एक तो गैस था और ये पार्टिकुलेट मैटर होता है, कणकीय मैंने अभी बताया था। ठीक है, इनको भी हम कुछ भागों में विभाजित करते हैं। अभी मैंने बताया था एरोसॉल्स क्या होते हैं, हवा के लटके या कुछ कण होते हैं हवा में, कुछ छोटे छोटे कणों को एरोसॉल्स बोलते हैं। मतलब हवा में सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एरोसॉल्स। ये 1 से 10 माइक्रोन 1 to 10 माइक्रोन्स के आकार वाले कण होते हैं। इनकी उत्पादित ताप बिजली घरों, स्वचालित मोटर वाहन और घरों में जीवाश्म ईंधनों, लकड़ी, उपले, कंडे आदि के दहन से निकलता है। ठीक है, आकार में ये बहुत छोटे होते हैं, और जैसे जब आप कभी हवन करो या धुआं जलाओ तो छोटे छोटे उसमें से चीजें निकल के उड़ती है ना, वही ये एरोसॉल्स होती हैं। ठीक है, 10 माइक्रोन के बड़े आर्टिकुलेट वाले कणों को शुद्ध कणकीय पदार्थ बोला जाता है, पार्टिकुलेट मैटर, और 10 माइक्रोन से छोटे कणों को धूम्रकालिक कहा जाता है, दैट इज ऐश। ऑलराइट, तो 10 माइक्रोन से कम वालों को धूम्रकालिक यानी कि ऐश बोला जाता है, और 10 माइक्रोन से ज्यादा बड़ों को पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। जब कोहरे के संपर्क में ये पार्टिकुलेट मैटर्स या एरोसॉल्स आते हैं, और जैसे ये जब कारखानों की चिमनियों से निकलते हैं और ये कोहरे के संपर्क में आते हैं तो कोहरे को जहरीला और जानलेवा बना देते हैं। तो फॉग प्लस स्मोक क्या बन जाता है, स्मॉग। आपने देखा होगा जाड़ों में अक्सर स्मॉग का नाम लिया जाता है, और ये जो है लोगों में दिक्कतें पैदा कर देता है। लोगों को ब्रीदिंग ट्रबल्स हो जाती हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कणकीय पदार्थों को भी उनकी प्रकृति के हिसाब से हम कुछ श्रेणियों में उनको भी हम बांटते हैं। एक होता है धात्विक कणकीय पदार्थ। धात्विक कणकीय पदार्थ कैसा हो गया आपका, जो कि धातु से बना है। इसमें आ जाता है आपका सीसा, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा और कैडमियम इत्यादि। दूसरा होता है अधात्विक कणकीय पदार्थ, जैसे कि एस्बेस्टस, सेरामिक्स और सिलिका इत्यादि। तीसरा होता है जैविकीय कणकीय पदार्थ, जैसे वायरस, आपने सुना होगा जीवाणु के बीजाणु, और बहुत सारे ऐसे जंतुओं से निकलने वाले वायु प्रदूषक जो होते हैं वो जैविकीय कणकीय पदार्थ हो जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वायु प्रदूषक के प्रभाव क्या होते हैं, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उसका प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, जिसको हम CO भी बोलते हैं। ठीक है, ये हवा से भारी पानी में अघुलनशील, गंध, स्वादहीन और रंगहीन गैस है, जो कि मानव के साथ साथ अन्य प्राणियों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। सभी वायु प्रदूषकों में ये 50% भाग इसका रहता है, और इसको हम क्या कहते हैं, दम घोटने वाली गैस भी कहते हैं। सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर ये हमारे रक्त में चली जाती है, जहां पर वो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देती है, यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बिल्कुल कम कर देती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मनुष्य में रक्त में उपस्थिति जो है वो हीमोग्लोबिन की क्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन की वजह से होती है, और उसकी वजह से जो है ये गैस की वजह से क्या होता है, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ये कैसे उत्पन्न होती है, अभी बताया था, कोयले और मिनरल ऑयल यानी कि खनिज तेल से जब वो ठीक तरह से बर्न नहीं होता, जब अपूर्ण दहन उसका होता है तो उसकी वजह से ये बनती है। फिर एक होती है CNG, जिसको हम गैस सिलेंडर्स में लगाते हैं, जिसको हम
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, और एक होती है एलपीजी जिसको हम गैस सिलेंडर्स में लगाते हैं। सीएनजी आपने सुना होगा, जो कि कई बार वो गैस जो है उससे गाड़ियां चलती हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एक होती है एलपीजी जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस करते हैं। इसीलिए जब कोयले की जगह पे जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड के समस्या का हम निदान कर सकते हैं।